Bismillahirrahmanirrahim. As we have discussed in previous lectures, few things. आज मैं directly I'd like to start the lecture. मैं ये basics of English sentence structure जो है English language के कोर्स में ये तीसरा लेक्चर है हमारी सीरीज कैसे स्टार्ट करता हूँ. तो इसमें यहाँ मैंने दो सेंटेंसेस लिखे हैं, एक I am teacher और एक I am teach. अब आपको बड़ी अच्छी तरह पता है इसमें से अगर आप कॉमन सेंस भी यूज करें तो ये सेंटेंस दुरुस्त है जबकि ये सेंटेंस गलत है. इसी बिना पे मैंने ऑलरेडी लेक्चर 1 में हमने स्टार्ट यहाँ की इस गलती से किया था और उसके बाद इस गलती को ठीक करने के लिए दूसरे लेक्चर में हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर का जो डिफरेंस था उर्दू और इंग्लिश के सेंटेंस स्ट्रक्चर का वो डिस्कस किया था थारोली. अब जिन लोगों ने पहले दो लेक्चर्स नहीं देखे वो दो लेक्चर्स भी देखें और चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि नया लेक्चर आते ही उनको पता चल जाए और उनका एक सीक्वेंस चल पड़े. तो अगर आप इसको और मज़ीद अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो उन लेक्चर से गो थ्रू हो. कुछ स्टूडेंट्स ने भी कहा है ये बहुत बेसिक्स हैं, लेकिन ये बेसिक्स डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है कि बड़े अच्छे यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट्स इस किस्म की गलती कर रहे हैं और टेंसेस वगैरह की तरफ जाने से पहले जैसे कुछ लोगों ने कहा है कि टेंसेस स्टार्ट करें, इस बेसिक को समझना ज़रूरी है. लिहाजा इसको समझने के लिए और मज़ीद फुटिंग को अपनी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये बेहतर होगा कि आप पहले वाले भी दो लेक्चर्स को इस सीरीज़ के जो लेक्चर हैं वो देख लें और चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फर्दर डिटेल्स पता कर चल सकें. अब जो बात मैंने की कि ये बुनियादी गलती बहुत ज़्यादा कॉमन है. नॉर्मल जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ग्रामर ट्रांसलेशन से पढ़ा है उनको तो मोस्टली वो ये गलती करते हैं और इसी को हम दुरुस्त करके फिर आगे टेंसेस की तरफ जाएंगे. उसका एक मैं आपको ये भी दे दूं कि अच्छे लेवल के इवन स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट्स भी इस गलती में बड़े कॉमनली इन्वॉल्व हैं, जिसके लिए मैं आपको एक पेपर से डायरेक्टली वो दिखा देता हूँ कि ये गलती प्रैक्टिकली फाइनल एग्जाम के एक पेपर में हुई हुई है. ये आप देख सकते हैं जैसे कि अब अगर आपको नज़र आ रहा है तो आप ये देख सकते हैं सेंटेंस लिखा हुआ है अ को एजुकेशन सिस्टम इन विच बोथ सेक्सेस आर स्टडी टुगेदर. अब देखिए ये मैंने मार्क किया है यहाँ पे आर स्टडी टुगेदर और ये अगर आप वहाँ देखें आपको यहाँ आई एम टीच ये बिल्कुल यही गलती आपको वहाँ पे नज़र आ रही होगी. अब ये सेंटेंस जो आप पेपर में देख रहे हैं थोड़ा सा बड़ा है, इस बच्चे ने बड़ी अच्छी एफर्ट की है लेकिन ये बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर ना होने की वजह से इससे ये गलती हुई है. अब आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि इस पेपर का जो ये अटेम्प्ट हुआ है तो काफ़ी लंबा सेंटेंस है तो मैं बड़ी बेसिक से चल रहा हूँ. तो बुनियादी बात है कि आपको पहले बिल्कुल इसको कहते हैं कैमरल सेंटेंस, बिल्कुल बेसिक पता होगी तो आप बड़े अच्छे तरीके से उस सेंटेंस को फिर एक्सटेंड कर सकते हैं. हम लेटर ऑन अपने लेक्चर्स में सेंटेंस को एक्सटेंड कैसे करना है और बेहतर कैसे बनाना है उस तरफ भी आगे हम अपने लेक्चर्स में जाएंगे. अब आई एम टीचर और आई एम टीच ये गलत है और ये दुरुस्त है. इसको समझने से पहले थोड़ा सा हम एक चीज को समझ लें कि इन दोनों में ये जो इस्तेमाल हो रहा है इसे कहते हैं वर्ब. अब इंग्लिश लैंग्वेज में बेसिकली जो है वर्ब बहुत बुनियादी हैसियत रखता है. अब सेंटेंस स्ट्रक्चर को मैं आपको वर्ब से समझाऊंगा क्योंकि सेंटेंस स्ट्रक्चर वर्ब पे डिपेंड कर होता है. एक बात यहाँ मैं आपको बताना जरूरी समझता हूँ कि कोई भी सेंटेंस वर्ब के बगैर कंप्लीट नहीं होता. आप एक सेंटेंस में 8 के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज कर लें लेकिन वर्ब यूज नहीं करेंगे तो वो सेंटेंस नहीं होगा. जबकि इसके बरक्स मॉडर्न डे सेंटेंस स्ट्रक्चर इवन ये भी कहता है कि अगर इवन एक लफ्ज है और वो वर्ब है तो वो कंप्लीट सेंटेंस होगा. जैसे मैं कहता हूँ गो, गो इज अ वर्ब और ये लाइक कंप्लीट सेंटेंस यूज हो सकता है. अब एक बुनियादी बात समझ लें कि किसी भी जुमले को पूरा जुमला होने के लिए और दुरुस्त होने के लिए बुनियादी तौर पे उसमें वर्ब का बेसिकली होना जरूरी है. वर्ब के ऊपर एक सेंटेंस खड़ा होता है. अब ये एम वाला वर्ब आपको कॉमनली पता होगा कि इसको आप लोग हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं और वर्ब के बगैर कोई सेंटेंस मुकम्मल नहीं होता. अब इन दोनों में ये वर्ब यूज हुआ है लेकिन ये वाला
क्यों दुरुस्त है, ये वाला क्यों गलत है, चलें एक और मिसाल लेते हैं, उससे हम समझने की कोशिश करते हैं। चलें इस वर्ब को हम निकाल के देख लेते हैं। अब देखें इस सेंटेंस में से इस वर्ब को आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा आई टीचर, और इसमें से वर्ब को निकालेंगे तो ये हो जाएगा आई टीच। अब आप भी कॉमन सेंस रखते हैं, आपको भी पता है ये जुमला दुरुस्त है और ये गलत है। अब ये दोनों जुमले गलत हो गए और ये दोनों दुरुस्त हो गए। और बेसिकली अगर आप इसमें समझें तो इसमें गलत और दुरुस्त होने का मयार भी दोबारा ये एम है। अब इसमें एम अगर हमने इस्तेमाल नहीं किया तो ये जुमला गलत हो गया, और इसमें अगर हमने एम इस्तेमाल किया तो ये जुमला गलत हो गया। अब मसला क्या है, हम तो जानते हैं एम एक हेल्पिंग वर्ब के तौर पे कहा जाता है, इस्तेमाल होता है, तो इसमें एम इस्तेमाल करने से जुमला दुरुस्त है और इसमें एम इस्तेमाल करने से गलत है, इज एम आर वगैरह या उसमें इज एम आर वगैरह यूज करने से। तो अब क्या मसला है, इसका मतलब है एम का रोल हमेशा, इज एम आर वगैरह का रोल हमेशा एक जैसा नहीं है। मुख्तलिफ किस्म के जुमलों में मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट में इसका रोल मुख्तलिफ है। इसलिए हमें बेसिकली समझना होगा कि एम क्या है और ये क्या वर्ब है। और जैसे मैं आपको अभी बता चुका हूं कि अगर इधर टीच वर्ब है, अगर वर्ब नहीं होगा तो ये भी जुमला मुकम्मल नहीं होगा। आई टीच इधर टीच वर्ब है। अब इस एम और टीच और इस एम और इस एम में क्या फर्क है, इसको समझने के लिए ये सब अब वर्ब का चक्कर है। और वर्ब के चक्कर को समझने के लिए हम जरा पहले बेसिकली समझते हैं कि वर्ब होता क्या है। हमने इसीलिए मैंने आपको कहा है पिछला लेक्चर भी आप देख लें, उसमें हमने वर्ब को डिस्कस किया है कि वर्ब एक्शन होता है। अब वो बेसिक लेक्चर था इसलिए हमने वहां पे वर्ब को एज ए एक्शन डिस्कस किया है। लेकिन अब क्या वर्ब हमेशा एक्शन ही होता है, ये सवाल होता है खड़ा यहां पे। नहीं, वर्ब हमेशा एक्शन नहीं होता। मोस्टली हमारे स्टूडेंट्स की ये मिसकंसेप्शन है कि हमेशा वर्ब एक्शन ही होता है। वर्ब एक्शन होता है लेकिन हर वक्त वर्ब एक्शन नहीं होता। अब दो बातों को और समझ लें। एक बात यह है कि जो वर्ब जिसके ऊपर जुमला खड़ा होता है उसको कहते हैं मेन वर्ब। जैसे इस जुमले में ये मेन वर्ब है और इस जुमले में ये मेन वर्ब है। आपको फर्दर एक्सप्लेन करता हूं तो पता चल जाएगा। अब यहां पे एक मेन वर्ब ये है, यहां पे मेन वर्ब ये है। मेन वर्ब क्या है कि जिस पे जुमला खड़ा हुआ है, जिसकी बेस पे जुमला आप चला रहे हैं। अब इसका मतलब है यहां पे इसका आप अगर लफ्जी तर्जुमा करें तो मैं उस्ताद हूं, मेरा उस्ताद का होना बताया जा रहा है और इसमें बताया जा रहा है कि मैं पढ़ाता हूं। इसमें एक एक्शन हो रहा है जबकि इसमें एक्शन नहीं हो रहा, इसमें होने का बताया जा रहा है। और आपको अच्छी तरह पता है ये भी एक जुमला है और ये भी एक जुमला है और हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वर्ब के बगैर कोई जुमला नहीं होता। अब इसका मतलब है इस जुमले में मेन वर्ब ये है क्योंकि इसके अलावा वर्ब कोई नहीं और इस जुमले में मेन वर्ब ये है। अब इन दोनों का बिहेवियर एक जैसा नहीं है और इवन इसका बिहेवियर भी इस जैसा नहीं है। अब इनके बिहेवियर में क्या डिफरेंस है, यहां से आप वर्ब को समझ जाएंगे। वर्ब बाज़ औक़ात एक्शन होता है और बाज़ औक़ात वर्ब जो है वो आपकी स्टेट ऑफ बीइंग जिसे उर्दू में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं, और किसी चीज के होने को, भले वो अगर हाल में है, हाल में अगर उसका होना है तो उसको इस एम और आर से ताबीर करेंगे, और अगर माजी में किसी चीज का होना था तो वो वाज और वर्ब में यूज होगा। ठीक है। इसके अलावा जैसे मैं एक जुमला बोलता हूं, इधर एक और लिख देता हूं, आई हैव अ पेट। चलिए पेन लिख देता हूं, आई हैव अ पेन। अब आई हैव अ पेन भी एक मुकम्मल जुमला है लेकिन इसमें भी अगर आप देखेंगे तो इसमें एक्शन कोई नहीं नजर आएगा आपको, जबकि आपको इसमें जो वर्ब नजर आएगा वो ये है
अब यहाँ पेन की मलकियत बताई जा रही है, पोजेशन बताई जा रही है। एक वर्ब जो है वो किसी चीज के होने को बता सकता है, किसी चीज की पोजेशन, जिसे आप लफ्जी तौर पे मलकियत कहेंगे, लेकिन उसे आप बिलोंगिंग भी कह सकते हैं, किसी चीज का किसी चीज से ताल्लुक, उसको बता सकता है। उस सिचुएशन में अगर आप हाल में बात कर रहे होंगे तो आप इस्तेमाल करेंगे हैज और हैव। किसके साथ हैज इस्तेमाल करेंगे, किसके साथ हैव, हम बाद में डिस्कस जरूर करेंगे। और अगर माजी में बात कर रहे होंगे तो हम कहेंगे हैड। कोई चीज, अगर आई हैव अ पेन तो मेरे पास पेन है, आई हैड अ पेन तो मेरे पास पेन था। अब ये बात होगी यहां पे आपकी प्रेजेंट की, और ये बात होगी यहां पे आपके पास्ट की। ठीक है, तो आपका जो वर्ब है वो महज एक्शन नहीं है, बल्कि वर्ब आपका स्टेट ऑफ बीइंग और पोजीशन को भी बताता है। और दूसरी सिचुएशन क्या है, वो है कि वर्ब एक एक्शन है। जैसे आई प्ले क्रिकेट, आई टीच इंग्लिश। अब इन जुमलों में खेलना और पढ़ाना ये एक्शन है, तो इसलिए इन जुमलों में ये एक्शन वर्ब होगा। अब अगर आप समझें तो मेन वर्ब जो है जिस पे जुमला खड़ा होता है वो दो किस्म के हो सकते हैं। एक तो जो इस कैटेगरी में आगे, जो स्टेट ऑफ बीइंग में आगे, इनको आप ये भी कह सकते हैं कि ये नॉन एक्शन है, क्योंकि मैं आगे जुमले की तफसीलात आपको नॉन एक्शन के जरिए और एक्शन के जरिए बताऊंगा। और इसमें क्योंकि इनमें नॉन एक्शन वर्ब जो है इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ये मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं। अब इस बात को भी आप समझ लें, जो हमेशा से आप इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड को हेल्पिंग वर्ब कंसिडर करते हैं, तो ये मुख्तलिफ सेंटेंसेस में कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, उस सेंटेंस के अंदर उसकी हैसियत के हिसाब से इनका रोल वेरी करता है। अब इधर यहाँ पे एज ए हेल्पिंग वर्ब हो सकता था उस सूरत में जब यहाँ टीचिंग होता, अगर यहाँ टीचिंग नहीं है तो इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए ये गलत है। जबकि यहाँ पे इस जुमले में मेन वर्ब ही है, अगर इसको आप निकाल देंगे तो ये जुमला ही मुकम्मल नहीं होगा। जबकि ये हेल्पिंग था तो इसको आपने निकाल दिया और चेंज किया तो हो गया। हेल्प का मतलब होता है हेल्प करना। तो अब आपने ये समझना है कि वर्ब जो इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड हैं, वो किसी जगह तो एक्शन की मदद कर रहे होते हैं, एक्शन वर्ब की, लेकिन कुछ जगहों पे ये खुद मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो अब अगर हम जुमलों की तकसीम करेंगे तो यहां हम दो किस्म के जुमलों को तकसीम कर सकते हैं। एक को हम कह सकते हैं एक एक्शन सेंटेंस है, और एक को कह सकते हैं नॉन एक्शन सेंटेंस है। एक्शन सेंटेंस वो वाले हैं कि जिनमें एक्शन वर्ब यूज हो रहा होता है, जैसे प्ले खेलना, टीच पढ़ाना, ये एक्शन हो रहा है, बीट किसी को मारना। जबकि नॉन एक्शन सेंटेंसेस वो हैं कि जिनमें इस, एम, आर, वाज, वर, किसी चीज का होना और किसी चीज की मलकियत के तौर पे ये इस्तेमाल हो रहे हैं, और यही मेन वर्ब है, इनके अलावा दूसरा वर्ब नहीं है। अब अगर आप आज इस जुमले की तरफ जो हम पेपर से डिस्कस कर रहे थे, तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो गलती है वो क्या है कि बोथ सेक्सेस आर स्टडी टुगेदर की जगह आप लिखेंगे बोथ सेक्सेस स्टडी टुगेदर। अगर आर होगा तो फिर स्टडीइंग होगा, वो हम सेंटेंस स्ट्रक्चर पे बाद में जाएंगे। अब आपको यहां तक मैं भी चाहता हूं कि मैं इस लेक्चर को मजीद एक्सटेंड करूं, लेकिन आगे हम एक्शन और नॉन एक्शन से अब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर में एक नतीजे पे पहुंच गए हैं कि सेंटेंस बेस करता है वर्ब पे, और वर्ब बेसिकली मेन वर्ब दो किस्म के हैं, एक एक्शन और एक नॉन एक्शन, जिसमें इज, एम, आर, वाज, वर मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। इनको लिंकिंग वर्ब भी कहा जाता है, वो वर्ब की काइंड्स हम पढ़ेंगे तो समझ लेंगे। तो अब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर में आप जो भी बुक उठा के पढ़ें, हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन अक्सर औकात जो है बहुत ही मौसर बुक है, लेकिन उसमें भी आपने प्रेजेंट सिंपल और वो किए हुए है। मैं यहाँ जुमले की तकसीम ज़रा मुख्तलिफ करूँगा
ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के ज़रिए समझे हुए लोगों के लिए, ताकि वो समझ सकें कि जुमले कैसे और ये गलती को अपनी दूर कर सकें। क्योंकि बेसिकली जब आप जुमले बोल रहे होंगे या बना रहे होंगे तो आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि जुमला कौन सा है या कौन सा नहीं है, बल्कि ये देखा जाएगा कि आप जुमला दुरुस्त बोल रहे हैं या नहीं, जुमला दुरुस्त लिख रहे हैं या नहीं। उसको समझने के लिए अब जो मैंने डिवीजन की है, आप इसे समझ के देख लें कि एक एक्शन सेंटेंसेस हैं और एक नॉन एक्शन सेंटेंसेस हैं, और ये ऑन द बेसिस ऑफ वर्ब हमने डिवाइड करनी है, क्योंकि एक वो उस किस्म के वर्ब हैं जो नॉन एक्शन है और एक उस किस्म के वर्ब हैं जो एक्शन है। अब फर्दर हमने पहले उर्दू और इंग्लिश सेंटेंसेस का पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था, जिसका मैं आपको बता चुका हूं, आप देख लें। हम अगले लेक्चर में इंग्लिश के जुमले में ये एक्शन और नॉन एक्शन सेंटेंस जो हैं इनके स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है ये डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद हम टेंसेस की तरफ मूव ऑन करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि वो किससे रिलेट करते हैं और मैं उसकी डिवीजन कैसे करता हूं, आप कैसे समझ सकते हैं ताकि आपकी बेसिक्स बहुत स्ट्रांग हो जाएं। सो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट के लिए, अगले लेक्चर के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियोस देखते रहें। होपफुली इंशाल्लाह आप लोगों को ये चीज़ें बआसानी समझ आ जाएंगी, और जिन्होंने नहीं देखी पिछली वीडियोस वो पिछली वीडियोस भी देख लें। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह इंग्लिश की ये जो दो एक्शन और नॉन एक्शन है इनके स्ट्रक्चर के साथ मिलेंगे। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।